अब बेटे मैं इसको रेफरेंस के लिए यूज करूंगा, ठीक है, और एक एक चीज के ऊपर कवर करवा देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। अब एक चीज याद रखनी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के दो, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पहले क्वेश्चन में एक कॉलम एक रीडिंग, डिपेंडेंट के दो रीडिंग्स हर जगह, ए पार्ट में भी बी पार्ट में, ग्राफ के उसका टेबल के अंदर भी वो लाजमी नजर आनी चाहिए, उनकी एवरेज नजर आनी चाहिए, किसी जगह यूनिट्स नहीं भूलने बेटे। okay, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ गए, हाई रिस्पॉन्सेस कैंडिडेट का। इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल इन्वेस्टिगेट द मूवमेंट ऑफ अ लोडेड वायर, टेक द शॉर्टर ऑफ द टू वायर्स, दो वायर्स प्रोवाइड की होंगी, मेजर एंड रिकॉर्ड द डायमीटर। अच्छा, डायमीटर जो रिकॉर्ड करना है हमारे पास बेसिकली ये वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर यहाँ पे सपोज गिवन है, यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर हमारे पास माइक्रोमीटर की होती है प्रेसिजन। तो हमारे पास बेटे डायमीटर एम ही नहीं ले लेना यार, एक वैल्यू नहीं लेनी, ये सेकंड प्रैक्टिकल है, इसमें एरर बहुत ज्यादा होता है, इसमें कई जगह रिपीट करना है आपने, रिपीट करके फिर देना। सपोज इफ आई एम हैविंग दिस लेंथ ऑफ वायर, ये मेरे पास वायर की लेंथ सपोज, अब मैंने इसका डायमीटर बेटे पहले यहाँ से भी मेजर करना था, मैंने यहाँ से भी मेजर करना है, मैंने यहाँ से भी मेजर करना। देखो उस बच्चे ने भी 3 दफा रीडिंग ली हुई है, उनका मीन शो किया हुआ, एक मार्क के लिए आपने भी करना है, ठीक है, जो भी आ रहा है 0.31 0.3, तो 0.297 आ रहा है। अब 0.297 क्या है हमारे पास, कैलकुलेटेड क्वांटिटी है, लेकिन 0.297 वर्नियर वो माइक्रोमीटर के प्रेसिजन नहीं है, आपने फाइनल आंसर प्रेसिजन विद माइक्रोमीटर लिखना है, तो 0.30 लिखा होगा। ये उसने प्रेसिजन लिखी है माइक्रोमीटर की, जिसे आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह रहे होते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर लिखते तो वेल एंड गुड, नहीं लिखते तो बेटा क्या जरूरत है यार, यहाँ से बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब है डायमीटर सेकंड क्वेश्चन के अंदर एरर बहुत ज्यादा होता है, आपने हर जगह मीन लेना है, चाहे इंडिपेंडेंट है चाहे डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड एवरी वैल्यू, every raw value, your raw reading must be in accordance with the precision of the measuring device. Second में calculate the cross sectional area, cross sectional area फॉर्मूला और गिवन होता है, आपने वैल्यू पुट की, बिल्कुल ठीक है, यूनिट्स ना भूलना, ये सारों को मार्क मिल देता है, ठीक है, यूनिट्स ना भूल। एग्जामिनर कैलकुलेट है, इसका मतलब उसने देखनी है सेवन फिगर बच्चा ठीक यूज कर रहा है, ये किस में है, 2SF में लिखा है, यू मे राइट इन 3SF में भी हो सकता था ना, पूरी कैलकुलेशन में लीस्ट SF होती है, आपका आंसर उसमें होता है उससे ज्यादा, और ये मैंने क्या कहा था, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। जैसे ये 0.297 मेरे पास वैल्यू आ रही है कैलकुलेटेड विच इज 3SF, लेकिन मैंने फर्दर बच्चे ने क्या लिखा, ये वाला जो कि मेजरिंग डिवाइस के प्रोसीजर है। ओके, नेक्स्ट में उससे क्या चलिए, आपने इसको स्कोर कर लिया, जो भी ब्ला ब्ला जो व्हाट्सएवर इज इट, ठीक है। मेजर एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ एल लेंथ। अब फिर आप डायरेक्ट रीडिंग लेके आए तो ये वाली, ये गलत है यार, एक रीडिंग नहीं लेनी, काफी ज्यादा एरर्स होते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा आपने सपोज बच्चे ने यहाँ से रीडिंग ली, फिर दूसरा यहाँ से लेंथ मेजर करके देख लो, ठीक है, तो दो रीडिंग लेके आपने उसकी एवरेज चाहे एक जैसी आ रही है, लेकिन ये मीन लाजमी आपने शो करना है सॉरी, ये लाजमी आपने शो करना है। तो 15.4 सेंटीमीटर में आपने लिख दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बास का आपको ट्रबल करेगा, सर 2 दफा रीडिंग ली है तो बेसिकली इसमें भी एरर ऐड अप होना है, इसमें भी ऐड अप, तो इसलिए मैं वो उस तरफ जा ही नहीं रहा होता, मैं कहता हूँ बेटा इसको करो ही ना यार, इसको लिखो ही ना, बस ये चीज लिखो, मार्क इसका जो मर्जी मार्किंग की देख। एस्टिमेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ एल। ओके, क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.1 और 15.4 टाइम्स 100 है, ये लिखा था इसने, यही लिख दिया, क्या मार्क हो गया 0, क्यों बेटे, हमारे पास एक चीज याद रखनी है कि एब्सोल्यूट एरर इज द स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन, हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन होता है, लेकिन हम जो कंसीडर करेंगे प्रैक्टिस में स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। और सेकंड प्रैक्टिकल के अंदर मैं कह रहा हूं आपने लाजमी है कि कई दफा रीडिंग लेनी है, एंड इफ रिपीटेड रीडिंग्स आर टेकन देन एब्सोल्यूट एरर इज हाफ ऑफ द रेंज होता है, हाफ ऑफ द रेंज होता है। हाँ, जैसे अब मैं यहाँ पे हाफ ऑफ द रेंज, मेरे पास वैल्यूज दो आ रही थी,
मैं 15.4 में से 15.4 माइनस करूँ तो मेरा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 तो एरर नहीं ना, वो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास आपने चेंज होता। अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, उसने लिखा हुआ पर्टिकुलरली, consideration of the inherent difficulties in the experiment in taking the measurement of L is not factors into working out of the uncertainty in L। उतना मेजर नहीं हो सकता था उसके अंदर। डेफिनेटली आपका फुट रूल अगर रखा होगा तो, या मीटर रूल अगर होगा तो आपका हाथ भी वोबल करता है यार। वो इतनी एक्यूरेसी से ये भी और ये भी मेजर ही नहीं कर सकता। यहाँ तक अगर लिख भी लिया था यहाँ पे उतना ही नहीं आ सकती, 0.2 पे जाता फिर भी मार्क मिल जाता उसको, इतना उसमें एरर आता है यार। ठीक, तो अगर तो आपने यहाँ पे 3 रीडिंग ली होंगी तो तीनों रीडिंग का मीन शो करके प्रोसीड विद द मेजरिंग डिवाइस यहाँ लिख देना। यहाँ पे बेसिकली आपने क्या लेना है, अगर परसेंटेज एरर के लिए, परसेंट अनसर्टेनिटी के लिए आपने बेटा रेंज लेनी है डेल्टा एल अगर लेना है, दिस इज द हाफ ऑफ द रेंज इन 1 एसएफ लिखनी है। हाफ ऑफ द रेंज की मैक्स वैल्यू जिस तरह P5 करते हो, मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू divide by 2 and you will write this in 1 SF mean one significant figure। ठीक है, ये एरर आ गया। लेकिन परसेंटेज के लिए आपने बेसिकली वो तो डेल्टा एल डिवाइड बाय एल टाइम्स 100 करोगे तो आप, अच्छा इसकी एसएफ कितनी लिखनी है फाइनल आंसर की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 2 में लिख दो या 3 में लिख दो, नहीं मार्क तक होता। लेकिन ये चीज यहाँ पे इसने एक्यूरेसी उसको तो यहाँ से चाहिए थी। नेक्स्ट पे आगे सॉरी, कैलकुलेट सी। अभी कैलकुलेशन है हमारे पास यहाँ पे, उसने एसएफ जो है वो इंपॉर्टेंट होगी, स्टैंडर्ड फिगर जिसे आप कहते हैं, क्योंकि कैलकुलेट वर्ड यूज हो गया ना। अब रॉ वैल्यू नहीं है, रॉ वैल्यू तो आपने ले ली जो मेजरिंग डिवाइस से लेनी थी आपने। अब उसने एल और ए की वैल्यू, बेटे एल की वैल्यू पुट की 15.4, एरिया उसने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, ये हो गया। अब उसने ये वैल्यू लिख दी। उसने क्या, स्टूडेंट फिगर्स इन सी नीड्स टू रिलेट टू ऑल द रॉ रीडिंग्स। ठीक है, मार्क बता उसने यहाँ पे दे दिया 1 by 1, क्योंकि मैंने कहा ना 553 इट कैन बी 3 में भी है, 4 में भी है, ये 5 में भी है, ये 6 में भी है। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी कहा था इसको बहुत बेहतर होगा 5.53 टाइम्स 10 टू रेस पर समथिंग में लिख देते तो आपको बहुत ज्यादा। यूनिट्स बच्चे ने लिखे, यूनिट्स ने किस जगह बोलना है। सेकंड क्वेश्चन है बेटे, कैलकुलेट है फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट्स ऑफ फिगर्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखो नेक्स्ट पार्ट जो है, justify the number of student figures that you have given for the value of C। उसने कहा A has 2 SF, so to increase accuracy, पहली चीज स्टूडेंट फिगर एक्यूरेसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, स्टूडेंट फिगर प्रिसीजन पे डिपेंडेंट होती है। 3 SF स्टूडेंट फिगर वर यूज्ड फॉर C, कोई मार्क नहीं मिलना इसको। क्यों? C किससे ड्राइव हो रहा है? L और A से। L क्या था? रॉ वैल्यू थी। ए तो रॉ वैल्यू, ये तो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है। सिग्नल फिगर जो है हमेशा कॉरस्पॉन्ड करती है रॉ वैल्यू से। उसने आपने लिखना था ए, क्योंकि कैलकुलेट हुआ है कहां से, डायमीटर से, और डायमीटर हमने किस में लिया हुआ है, दिस इज 2SF। ठीक है, तो द रॉ वैल्यू यूज्ड टू कैलकुलेट ए area is diameter which is in 2SF, and this capital L is also in 3SF, so we can write either in 2 or 1 better 3SF। क्योंकि यहाँ पे इसने क्या लिखा था, 3 में अगर लिख दिया है, 3SF में कंसिडर होता है ना, तो आप, लेकिन इस बच्चे ने लिखा A has 2SF, और A तो वैसे ही रॉ न्यू कैलकुलेटेड क्वांटिटी, उसने क्या 0 नंबर दे दिया यहाँ। बात समझ आ गई? तो जस्टिफिकेशन जो होती है स्टूडेंट फिगर्स की, आपने रॉ वैल्यू जो डायरेक्ट इमेजिंग डिवाइस से आ रही उससे जस्टिफाई करना। दरमियान में एरिया ऑल्दो कैलकुलेट है, लेकिन एरिया कहां से कैलकुलेट हुआ, डायमीटर से। डायमीटर आपने कितनी एसएफ में लिया था, उसके अकॉर्डिंग, उसके परसेंट के अकॉर्डिंग आपने फर्दर आंसर बताना है बेटे। ये बात क्लियर होगी सबको जी? हाँ जी, ये यही कह रहा हूँ बेटे कि आपने इसको नहीं देखना यार, ये जिससे ड्राइव हुआ उसकी स्टूडेंट फिगर, जिस मेजरिंग डिवाइस से है उसकी परसेंट के अकॉर्डिंग लिखना है आपने। ठीक है, क्योंकि ये तो कैलकुलेटेड क्वांटिटी, ये हमारे पास, ये ऑलरेडी हमारे पास हम मेजरिंग डिवाइस से ले रहे हैं।
तो मर्जिंग डिवाइसेस जो आ रही उसकी डिपेंडेंस रॉ वैल्यूज के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी होगी है स्टूडेंट फिगर्स की। तो यहाँ पे मार्क डिडक्ट किया हुआ जस्टिफाई सिंपल लिखा है गिवन टू 3SF। कोई क्या रीजन है यार जस्टिफाई का, ये तुमने 3SF क्यों ले रही हो, जस्टिफाई करना आपने कि ए हमारे पास जो डायमीटर से आया, डायमीटर क्योंकि हमारे पास 2SF में था, लेंथ हमारे पास क्योंकि 3SF में आई, सो वी कैन प्रोवाइड आवर आंसर इन 2SF और इन 3SF। अगर 2SF में लेते हो तो क्या होगी, सेम प्रोसीजन होगी। 3SF में लेते हो तो क्या होगा, बेटर प्रोसीजन, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन जो लीस्ट एसएफ होती है आपका आंसर उसमें होता है, उससे बेटर होता है। ठीक है, फिर उसने कहा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट द मैथ थ्रू एन एंगल 180 डिग्रीज। ठीक है, रिलीज द मैथ एंगल विल ऑसिलेट एज शोन फिगर 2.2। ठीक है, टेक मेजरमेंट्स टू पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन, रिकॉर्ड टी 1 मार्क। ठीक है, 22.0 लिख लिया, 22.7 विद द इलेक्शन टाइम इस बच्चे ने अंदर कवर किया हुआ है। लेकिन आपके जो नॉर्मली बेटे स्टॉप वॉच हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हमारे पास आ रहा होगा 22 पॉइंट मे बी 02 या 01 प्लस प्लस। ठीक है, दूसरी वैल्यू फिर बच्चे ने रिकॉर्ड की, सपोज 22.42 होगी, डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इतनी एसएफ के अंदर। ये क्या आ रहा है हमारे पास, उसने क्या कहा है टाइम पीरियड कैपिटल टी, मेरे पास क्या आ रही है स्मॉल टी मैंने लिया है ये वाला। अब मैं कैपिटल टी के लिए क्या निकालूंगा, स्मॉल टी को अब मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो भी है, एन 20 लिए 25 लिए हैं। अब ये देखो टाइम थोड़ा 20 सेकंड से ऊपर, जितनी ऑसिलेशन ज्यादा होती हैं, जितनी ऑसिलेशन ज्यादा उतना रैंडम एरर कम होगा। और सेकंड क्वेश्चन में रैंडम एरर बहुत ज्यादा होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए तभी तो कह रहा हूँ ज्यादा रेटिंग लेनी है, एवरेज शो करनी है, एवरेज लेते हो तो रैंडम एरर मिनिमाइज होता है। फर्दर ये एब्सोल्यूट एरर लिखने की जरूरत नहीं है हमें, इसमें लिखा हुआ। ठीक हो गया, फिर कह रहे रिमूव द वायर फ्रॉम दिस वन। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे आगे ई पार्ट के अंदर टेक द लॉन्गर वायर रिपीट दिस वन। अब ये नेक्स्ट सेकंड अब स्पेसिमेन जो दिया होगा उसके ऊपर सारी रीडिंग्स लेनी है फॉर फेयर कंपैरिजन। इसलिए हमारे पास बेटा पहले मैंने ये फोकस करता जा रहा हूँ कि आपने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की 2 वैल्यू लेनी है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन इंडिपेंडेंट की, डिपेंडेंट की 2 या 3 वैल्यूज लेनी है, उनका मीन हर जगह शो करना है, जस्टिफिकेशन विद द प्रोसीजर ऑफ द मर्जिंग डिवाइस होनी चाहिए। हर गिवन कैलकुलेटेड क्वांटिटी भी है तो कहाँ से कैलकुलेट होकर आई उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको जस्टिफाई करना है, और यूनिट्स किस जगह नहीं भूल रहे। लॉन्गर लेंथ ऑफ वायर हमारे पास इसके भी 3 दफा देखो उसने ये डायमीटर्स मेजर किए हैं और उसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया की वैल्यू देखो उसने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है, मार्क मिलेगा यहाँ पे भी उसको। लेकिन बहुत बेहतर होगा आप इस जगह पे स्पेस खाली है, अगर इस स्पेस को ऑक्यूपाई करता और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 या जो भी हो, डायमीटर उसका 0.10 आ रहा था डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये करके शो कर देता यहाँ पे तो बहुत बेहतर होता, करना चाहिए था उसको। स्पेस है, स्पेस इसलिए है। उसके बाद हमारे पास फर्दर कह रहा है सिक्योर द hook of the mass hanger to one end of the wire leaving 40 centimeter of the excess wire. Repeat B2, D3, C1D for the value of 30 centimeter. Okay. अब 30 सेंटीमीटर उसे लिए तो 30.0 सेंटीमीटर लिखा था, लेकिन हमेशा एग्जाम में इस तरह लिखता है। अब लेंथ अगर आपने मेजर करनी फिर 2 वैल्यूज आनी चाहिए थी, ये जगह खाली थी, 2 वैल्यूज उसका मीन शो कर, ऑल उसने किया हुआ ऊपर 2 वैल्यूज विद मीन, 2 वैल्यूज इन 2 रीडिंग्स इन अदर वर्ड्स, प्लस उसका मीन शो किया हो, प्लस प्रोसीजन विद द मेजरिंग डिवाइस पे डिपेंडेंट हो। मेजरिंग डिवाइस का पूरा पूरा प्रोसीजन विद द मेजरिंग डिवाइस। चौथी चीज क्या होगी, यूनिट्स लाजमी लिखनी। ये चीजें सारों में होनी चाहिए। फिर सी की वैल्यू, सी है क्या था, सी एक्चुअली ये फॉर्मूला यूज कर रहा था। ठीक है, एल ओवर। अब यहाँ पे भी क्योंकि इतनी जगह खाली थी, इसको वो शो करना चाहिए था ना,
शो करने के लिए बेटे हमारे पास हमें लिखना चाहिए था, यानी L ओवर A, क्या दिया था फॉर्मूला, यस दिस इज अंडर रूट L, आपने यहाँ पे लेंथ की वैल्यू भी शो करो जितनी आपने ली हुई है, एरिया की वैल्यू, ठीक है, और इसमें जो लीस्ट एसएफ होगी इसमें आपने आंसर लिखना है, यूनिट्स किससे का नहीं भूलना। टाइम की वैल्यू फिर इसमें 2 दफा ली, मैं कह रहा हूँ 3 दफा लेनी है आपने, 3 दफा लो, 3 दफा रीडिंग लो डिपेंडेंट क्वांटिटी के सेकंड क्वेश्चन के अंदर, उसका मीन शो करो, ठीक है, उसका मीन शो करो, और फाइनल आंसर प्रोसीड विद द मेजरिंग डिवाइस होना चाहिए अलोंग विद यूनिट्स। 3 नंबर का क्वेश्चन था। डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं लिखनी, डायरेक्ट में एक ही वैल्यू लिख के कोई नहीं आया ना बाहर आया, बड़ा सोना प्रैक्टिकल हो गया। इस तरह नहीं बेटे मार्क बनता, आपके सामने इस बच्चे ने देखो चीजें काफी बेहतर की, लेकिन उस तरह मार्क नहीं बनता। लेकिन अब यहाँ पे इसमें 3/3 लिखा हुआ है, 3/3 क्यों लिख दिया हुआ, क्योंकि हमारे पास यूनिट्स हैं, प्रोसीड विद द मर्जिंग डिवाइस है, ठीक है, कैलकुलेशन बच्चे ने शो की हुई है, इसका नहीं भी अगर शो किया तो डेफिनेटली ये चीजें तो है ना, ठीक है। तो एक आध अगर ये नहीं शो किया उसने, ठीक है, या फर्दर यहाँ पे ये कैलकुलेटेड क्वांटिटी डायरेक्टली कैलकुलेटर पे क्योंकि वैल्यू आई थी उसी से फिर उन्होंने निकाल दिया है, तो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन यूनिट्स वाला यहाँ तो जस्टिफाई हुए हैं ना हर चीज। लेकिन आप हर चीज शो करो, हमारे पास ठीक टाइम होता है, प्रैक्टिस करने के बाद आगे पीछे देखना शुरू करना, उस चीज पे फोकस करना, फिर भी टाइम होता है, अगर 4-5 मिनट मिले तो उसको दोबारा देखना कोई गलती तो नहीं होगी हमारे से, ठीक है। proceed with the measuring device, calculated quantity, units, एवरेज, हर जगह ये चीजें फोकस होती हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आगे, इट इज सजेस्टेड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड सी आर टी इज इक्वल टू के सी वेयर के इज अ कांस्टेंट, यूज योर डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, उसने ये कहा हुआ है कि दूसरी ये कहा हुआ है। अब ये चीज मैं कर रहा हूँ तो मैं बेटा इस तरह नहीं कर रहा होता, या नहीं करता, या नहीं, आपको मैं खुद भी बीइंग एग्जामिनर भी अगर मैं हूँ वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं पूरा यहाँ पे लिख रहा होता हूँ कि ये हमारे पास फ्रॉम कहाँ से वैल्यू लूंगा मैं, ऑल तो यहाँ से मैंने के को सब्जेक्ट बनाना है, दिस इज इक्वल टू टी ओवर सी हो गया। अब मेरी के की पहली वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, टी और सी की, मेरी वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास टी एंड सी, दिस इज सी पार्ट से आ रही है मेरी, ठीक है, ये आ रही है, और ये मेरे पास वैल्यू आ रही है डी के सेकंड, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम सी एंड डी टू, और ये आ जाएगा फ्रॉम, सॉरी ये कहाँ से है, दिस इज ई पार्ट, फ्रॉम ई। बेटा मैंने टी की वैल्यू पुट की, मैंने सी की वैल्यू पुट की, मेरे पास एक पहला आंसर आ गया के 1, क्योंकि एक नंबर होता है यहाँ स्टूडेंट फैक्टर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, 3 में लेना, या फिर हमारे पास जो पूरी कैलकुलेशन में टी की वैल्यू भी आपके पास आई, सी की जो पूरी कैलकुलेशन में लीस्ट ऐसा होते हैं उसमें ले, यहाँ से बेटे इसकी पुट की मैंने टी और सी की वैल्यू विच आई एम ड्राइंग फ्रॉम दिस पार्ट, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई के 2 की, हमने यहाँ पे के 1 और के 2 की वैल्यू लिख दी अलोंग विद यूनिट्स। नेक्स्ट पार्ट, सजेस्टेड रिलेशनशिप, अच्छा, अब इस तरह कैमरे इसको भी ठीक कर देते, लेकिन बेटे इसका होता क्या है, ये डेल्टा के ओवर के टाइम्स 100, ये क्या ले रहे हैं, परसेंटेज एरर ले रहे हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है वो रिप्रेजेंट किसको करती है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को, तो हमने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिटर्मिन करनी है। अब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को जज करने के लिए हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया एडजस्ट करना पड़ेगा, 5%, 10%, 20%। अब 20% का बेटा एक आध प्रैक्टिकल जो आया जिसमें 20% था, 10% से क्राइटेरिया रखो, ओ लेवल की मार्किंग की P4 के अंदर भी 10% का उसने रखा होता, तो हमें 10% के क्राइटेरिया रखेंगे, लेकिन जो क्राइटेरिया आपने रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल रहा होता है, क्राइटेरिया बच्चे ने एडजस्ट क्या किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब यहाँ पे बता डेल्टा के की वैल्यू निकालनी है, तो इट शुड बी K1 माइनस K2 या K2 माइनस K1, जो बड़ी है उसमें छोटा माइनस का डिनोमिनेटर में उनकी एवरेज ले लेना बेटे, K1 प्लस K2 डिवाइडेड टू एवरेज से मीन वैल्यू आ जाएगी टाइम्स 100।
जो भी आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, you need to compare this answer with your criteria which is 10% और 10% बस रखो, ठीक है। तो अगर तो आपका आंसर 10% से कम आ रहा होगा तो आप कहोगे जी ये रिलेशनशिप जो है वो होल्ड करता है, और अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो वो नहीं हो रहा, कोई मार्क डिडक्ट नहीं करता, चाहे आपका आंसर 94% आ रहा है, आपने पीछे सारी चीज शो की है, हो सकता है यार आप में एरर हो, सिस्टमैटिक एरर अगर आप में है तो उसका मतलब है सिस्टमैटिक एरर है तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अचीव नहीं हुई, तो सिस्टमैटिक एरर अगर आप में बिल्ट इन उसमें आपका कसूर तो नहीं है ना, तो कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता, बाद में हमें इसको कम करने की जरूरत नहीं है। तो उसको हम लिखते क्या है, अब सपोज इस बच्चे का 76.3 आ रहा है, देखो पूरे मार्क नहीं है उन्हें, क्राइटेरिया बच्चे इज मोर देन 20% ने कंपेयर किया हुआ, हम 10% करते हैं तो हम लिखेंगे क्या, अगर तो आ रहा होता, अगर मेरा आंसर आ रहा होता इफ मेरे जो आंसर आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है सपोज 2.4%, फिर मैंने क्या लिखना, और मेरे पास अगर आंसर आ रहा है 92.4%, फिर क्या करना है, अगर ये आ रहा है तो हम लिखेंगे कि हमारे पास सिंस एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर जो हमारा इज लेस देन 10%, इसमें क्राइटेरिया मैंने एडजस्ट कर दिया, सो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स सपोर्ट द गिवन रिलेशनशिप। गिवन रिलेशनशिप क्या होता है, वो इक्वेशन होती है, अगर लिखना रिलेशनशिप आप लिख सकते हो ये है T इज इक्वल टू KC, और अगर नहीं आ रहा तो फिर भी हमने मार्क मैंने कहा फिर भी कोई डिडक्ट नहीं होता, आपने उस चीज को स्पेसिफाई करना है, और अगर बेटे ये चीज है 94.2 आ रहा है, फिर भी हमने यही लिखना है, सिंस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स is greater than 10%, is greater than 10%, that's the अब greater हो गया, और अगर इक्वल टू 10 आया तो फिर भी कर देना यार कि हमारा इक्वल लेस देन और इक्वल टू, चलो यहाँ पे 10%, ठीक, इक्वल टू 10 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके। Experimental percent error is greater than 10%, so experimental results do not support the given relationship. कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता चाहे आपका आंसर जो भी आ रहा है, प्रोवाइडेड कि आपने कोई क्राइटेरिया जो है 10% का 10% मोर देन सफिशिएंट यही रखिएगा, तो ठीक है, मीन हर जगह शो करना है, ये पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही है, यहाँ कैलकुलेशन नजर आनी चाहिए, यहाँ कैलकुलेशन नजर आनी चाहिए, यूनिट साथ लिखने हैं इनके, ठीक। अब बेटे लास्ट पार्ट पे आ गए, लास्ट पार्ट के अंदर हमारे पास ये है, डिस्क्राइब 4 सोर्सेज ऑफ uncertainty and the limitations of the procedure for the, यानी आपने बताने होते हैं कि हमारे पास क्या क्या एरर्स हैं इसके अंदर एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इट। अच्छा अब ये लिखते क्या हो यार, आप बड़ा ही रैंडम लिखते हो। अब बेटे पहले तो जो मर्जी आ जाए ना, जो मर्जी प्रैक्टिकल आ जाए, पहला तो ये 2 सेट्स ऑफ रीडिंग आर नॉट सफिशिएंट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, ठीक है। जैसे कि इसको यार मैं किसी और से देखता हूँ, कोई भी निकाल रहा हूँ, यही अगर है, ओहो जैसे ये देखो मैंने जो अपने करवाए हुई K1 की वैल्यू यूनिट्स हर जगह में किस तरह कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ कहाँ से इक्वेशन को रीअरेंज करके, ठीक है, यूनिट्स के साथ K1 K2, फिर आपने डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ओवर एवरेज वैल्यू टाइम्स 100, अगर आपका आंसर लेस देन इक्वल टू आ रहा तो आपने कैसे सपोर्ट करता, नहीं आ रहा तो नहीं पूरा मार्क मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट, ये वही चीजें जो आपको ऑलरेडी अपनी क्लास में निकलाई, डिस्क्राइब 4 सोर्सेज ऑफ, ओके,
अब बेटे जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी प्रैक्टिकल आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आती है, थर्मल आती है, जो मर्जी आ जाए, ऑप्टिक्स आती है, पहला तो ये होगा, टू सेट्स ऑफ रीडिंग आर नॉट सफिशिएंट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। हम दो रीडिंग ली है ना, हमने कौन सा टेबल बनाया था, ज्यादा रीडिंग 6 रीडिंग ली थी, बाद में ग्राफ प्लॉट किया, कुछ ऐसा चक्कर ही नहीं था। तो आपने दो सेट ऑफ रीडिंग ली हैं, तो पहला यही होगा। और इसकी रेमेडी क्या होगी, टेक ग्रेटर सेट ऑफ रीडिंग, प्लॉट द ग्राफ फॉर बेटर एनालिसिस। आप जब ग्राफ बनाते हो तो क्या होता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते हो, लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या करती है कि आपका रैंडम एरर मिनिमाइज कर देती है। बाद में आप उसका क्या करते हो, ग्रेडियंट। जब ग्रेडियंट लेते हो तो कौन सा एरर एलिमिनेट होता है, सिस्टमैटिक। तो ना यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं, ना ग्रेडियंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास एरर्स काफी ज्यादा है। तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है एनालाइज हम कर ही तब सकते हैं कि हमारे पास कोई एरर्स रिड्यूस हो। तो और ये करना इसी तरीके से ही है। आप पहले गलती क्या करते हैं हम लोग बेटे, पहले हम सारी ये लिख देते हैं, बाद में ये लिखना शुरू कर देते हैं। एग्जामिनर नॉर्मली इसको ये देख रहा होता है, पहले बच्चे ने ये लिखा, फिर इसको ये, फिर दूसरे में ये बच्चे ने लिखा, उसने यहाँ पे देखना है रेमेडीज के मुताबिक है, तीसरे में ये है रेमेडीज के मुताबिक है, चौथे में ये है रेमेडीज के मुताबिक। तो मैं जिस तरह आपको क्लास में कह रहा था कि पहले बेटा आपने ये लिखा है तो इसका एरर भी पहला ही होना चाहिए, इसकी रेमेडी भी पहली होनी चाहिए, पहले एरर। सेकंड अगर एरर जो भी लिखा है उसकी रेमेडी भी सेकंड होनी चाहिए, तीसरे में। और कभी भी आपने ये नहीं लिख देना कि पैरेलक्स एरर, पैरेलक्स एरर किसके अंदर है, किस मेजरिंग डिवाइस, किस फिजिकल क्वांटिटी में आ रहा है, लेंथ को मेजर करते हुए आ रहा है, डायमीटर को आ रहा है। नॉर्मली लिखा होता है पैरेलल डिवाइस आ रहा है, पैरेलक्स एरर है, कोई लिखा नहीं होता किसके अंदर है और किस वजह से आ रहा है। जस्टिफाई हर चीज करनी है। लिमिटेशन ह्यूमन एक्शन टाइम लिमिटेशंस है, ह्यूमन एक्शन टाइम लिमिटेशन है, तो बेसिकली उसकी रेमेडी फर्दर क्या हो सकती है, आप बेसिकली यूज कर सकते हो हाई स्पीड कैमरा विद स्लो मोशन प्लेबैक। हाई स्पीड कैमरा विद स्लो मोशन प्लेबैक, जो क्रिकेट के अंदर जिस तरह होता है कि आउट हुआ या नहीं हुआ, देखते हैं ना वो, तो हाई स्पीड कैमरा के थ्रू ऑलरेडी उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग की होती है, उसको स्लो मोशन से बेसिकली देख लेते हैं कि वो आउट हुआ है, बॉल नो है या नहीं है, ठीक है, बाउंड्री क्रॉस पास की है, पहले कैच हो गया, तो वो सारी चीजें स्लो मोशन प्लेबैक के थ्रू देख रहे होते हैं। या लाइट गेट्स यूज करते हैं, फजूल में लिख देना है इलेक्ट्रॉनिक मीन, यूज इलेक्ट्रॉनिक मीन, यूज डेटा लॉगर्स लिख सकते हो, लेकिन डेटा लॉगर लॉग कर रहा होता है किसी कैमरा के साथ, किसी उसके साथ होगा ना, लाइट गेट के साथ डेटा लॉगर लगा हो तो वो रिकॉर्ड करेगा, जिसको बाद में आप इंटरप्रेट करोगे, ठीक है। तो ये चीजें बेटे सारी इसके और ये बड़ा सोच समझ के लिखनी है। इसके लिए कम से कम आपको प्रैक्टिकल में कम से कम इसको लिखने के लिए ना, हमें देख लो ये 20 नंबर का प्रैक्टिकल है और 8 नंबर इस चीज के हैं। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम देखें, 1 घंटे के अंदर हमें ये कम से कम भी ना हमें 15 मिनट इस चीज पे लगाने हैं। पहले वाला पार्ट जल्दी से हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई मार्क डिडक्ट नहीं होना, हर बच्चे का आना है, इसका भी यूनिट्स लिखे हैं, मार्क हर बच्चे का आना है। यहाँ पर सी एन कैलकुलेटेड क्वांटिटीज वो सारी जो अप्रोक्सीमेटली सी करते जा रहे होते हो, मार्क इसमें कैलकुलेट किस तरह होना होता है, इसमें मार्क डिडक्ट होना होता है, जैसे ये जस्टिफाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट फिगर। अब जैसे ये एक प्रैक्टिकल है, दिस इज फ्रॉम, ये मैंने, दिस इज नवंबर 18, 3-5 वेरिएंट का है। अब इसको मैं जल्दी से गो थ्रू करूंगा। ये स्ट्रिंग की थिकर स्ट्रिंग है, डायमीटर मेजर किया मैंने लिखा टेक सेवरल डायमीटर्स अलोंग द लेंथ ऑफ वायर एंड गेट द मीन, प्रोसीड विद द मेजरिंग डिवाइस, यूनिट्स लिखे हुए थे। आंसर मार्किंग इमेज गिवन था मैंने, क्योंकि उसके साथ मैंने रेफर किया होता बाद में, क्योंकि आपका आंसर आ भी रहा है नहीं। फिर उसने क्या एस्टिमेट करें डी क्या, अब एस्टिमेट करने के लिए मैं डेल्टा डी और डी टाइम्स 100, मैंने क्या मैक्स वैल्यू माइनस मिन, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आई होगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, दोनों का आपने माइनस किया 2 से डिवाइड किया और ये आ गया। इफ रिपीटेड रीडिंग्स द uncertainty is the half the range and must not be zero, जीरो नहीं लिख देने की, जीरो अगर आ रही जीरो, तो जीरो अगर आ रही है तो आप कोई भी लिख दो, 0.02 लिख दो, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन होगी उससे थोड़ी ज्यादा लिख देना है, ठीक है। सेकंड पे एरिया कैलकुलेट किया, वो पूरी आपने जो डायमीटर की वैल्यू पुट करनी, यहाँ से स्टूडेंट फिगर और यूनिट्स देखो लिख रहा हूँ। फिर क्या जस्टिफाई नंबर ऑफ स्टूडेंट फिगर्स, मैंने लिखा सिंस रॉ वैल्यू ऑफ डी इज इनटू एसएफ एंड ए। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये दिया था तो ठीक है, अब डी तो है,
अब एरिया भी तो यार उससे कैलकुलेट हुआ, ठीक है ना। डी किसमें हमारे पास है, 3SF में। मैंने क्या 2 भी लिखा, 2 किसने लिखा कि बच्चों के आप में भी आ रही हो। सो एरिया शुड बी गिवन इन 2 और 3SF फॉर सेम परसेंट। अगर मैं 2SF लिखता हूँ तो सेम परसेंट होगी, अगर ज्यादा लिखता हूँ तो 3% होगा, फॉर बेटर परसेंट होगी। ये एरिया शुड बी इन 3SF है, क्योंकि डी की वैल्यू तो सारों की किसमें आ रही है, वो हमारे पास 3SF में है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो एरिया की होगी, इट शुड बी इन 3SF लिख देते हो तो ठीक है, या एक से ज्यादा कर लेते हो फिर बेटर सीन होगी। वो मैंने फिर नीचे जस्टिफाई द सब्सटेंस जस्टिफाइड इफ यू हैव गिवन डी इन 2SF, 2SF में लिखते हो फॉर बेटर सीन लिख दोगे, अगर 3SF में तो फिर सीन। अच्छा फिर थिक वायर, ये फिर हमारे पास नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स यहाँ पे एडअप करने के लिए मैं ये रिपीट करना है। कैलकुलेट कर रहे हो, हर चीज नजर आनी चाहिए एग्जामिनर को। यूनिट्स बनते हैं तो यूनिट्स हर जगह लिखने हैं। देखो ये जगह ऑक्युपाई की हुई प्रॉपर, ठीक है। ये नॉर्मली इसका क्वालिटी का मार्क यहाँ पे वो दे रहा होता है इसका, कि कौन सी पहली वैल्यू ज्यादा आएगी, दूसरी वैल्यू ज्यादा आ रही होगी। फिर इसको आप जस्टिफाई कहाँ से आ रहा है, यूनिट्स हर जगह लिखे हुए हैं, ये चलो बता दिया। लास्ट पार्ट, इसका 15 मिनट चाहिए हमें अच्छे तरीके से सोचने के लिए। और जो चीज हम सोचेंगे ना, यहाँ पे ये लिखा है एट ए टाइम, उसकी रेमेडी भी सोच के उसी टाइम लिखनी है। ये पहले इकट्ठे सारा लिख के फिर इसको नहीं लिखना। ये पहला लिखा तो पहली रेमेडी, सेकंड लिखा सेकंड। इससे क्या होगा, आप बेसिकली रैंडमनेस नहीं आएगी आपके कॉन्सेप्ट के अंदर, माइंड के अंदर। अगर रैंडमनेस नहीं आएगी तो इसको मैं ठीक लिखा जा रहा होगा। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन क्या है। हम्म, हाँ जी बेटे, पहले क्वेश्चन में जो भी मेजरमेंट पहले होगी उसका भी आपने 2 दफा रीडिंग लेके उसका मीन शो करके लिखना है along with यूनिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग डिवाइस। डिपेंडेंट क्वांटिटी जो भी होगी उसकी भी 2 रीडिंग लेके आपने उसका मीन शो करना है और प्रोसीजर विद द मेजरिंग डिवाइस। फिर टेबल पे आए थे, टेबल के अंदर आपने जो भी रेंज हमें गिवन होती है, रेंज को मैक्सिमम स्प्रेड आना चाहिए, मैक्सिमम आपकी रेंज कवर होनी चाहिए। और प्रोसीजर विद द मेजरिंग डिवाइस होना चाहिए, इंटरवल एक जैसा होना चाहिए। डिपेंडेंट क्वांटिटी के 2 कॉलम, फिर उसके मीन शो किया हो। फिर जो भी कैलकुलेटेड क्वांटिटी की हुई है उसका भी आपने कैलकुलेटेड क्वांटिटी के यूनिट्स लिखने हैं सारे। लेकिन कैलकुलेटेड क्वांटिटी के स्टूडेंट फिगर जो है डिपेंडेंट होंगी, जहां से क्वांटिटी कैलकुलेट हो रही है उसकी एसएफ के ऊपर। रॉ वैल्यू हमेशा जो होती है मेजरिंग डिवाइस से जो आ रही होती है वो वाली होती है, और उसकी किस पर डिपेंड होगी, प्रोसीजर विद मेजरिंग डिवाइस, एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरिंग डिवाइस के ऊपर। उसके बाद फर्दर आपने बेटा ग्राफ बनाया, वाई इंटरसेप्ट लिए, वो ठीक हो गया। पहला प्रैक्टिकल नॉर्मली अच्छे कर जाती हो। सेकंड प्रैक्टिकल में जो आपको मैंने कहा हर जगह आपने मीन लेना, हर जगह आपने रिपीट करके शो करना, उस चीज नजर भी आ रही हो एग्जामिनर के बच्चे ने लिया हुआ है। यूनिट्स किसी जगह नहीं छोड़ने, क्योंकि इसमें एरर ज्यादा होता है और एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमेशा हम ग्रेटर रीडिंग्स लेते हैं, मीन शो करते हैं ताकि वो चीज मिनिमाइज हो सके एरर्स की। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा बाकी और किसी को बेटे अगर कोई नहीं, अगर और किसी को कोई ट्रबल हो किसी और चीज के अंदर भी, तो मुझे ग्रुप के अंदर या मैसेज भेज सकते हो बेटे, उसको मैं ठीक करके तो आपको बता दूंगा ग्रुप के अंदर ही, ठीक है। और अगर, हाँ ठीक, हाँ जी, यानी वो इंडिविजुअल मैसेज ना भेजिएगा, फिर इंडिविजुअल मैसेज बेटे वो नहीं मैं हो सकता सारों को ग्रुप में भेजा तो पास का भी मैं ना भी देख सकूँ ना, कि और बच्चा अगर देखता तो वो उसको आंसर दे देता है, तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, बाकी अल्लाह पाक आपको अच्छा ग्रेड दे, अच्छा इंसान बनाए, ठीक है, और ईमान भरी जिंदगी दे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।